गाइस, तो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग। जैसे हमने बात करी थी कि भाई जो हम अगली जो वीडियो होगी उसमें हम BNSS और CRPC के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम कवर करते हैं, देखो भाई मैं एक चीज बता दूं, अगर आप ये एक्सपेक्टेड करके वीडियो को देख रहे हो कि मैं इसमें डेप्थ में आपको बताऊंगा, भाई मैं डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। मैं जनरल चीजें BNSS और CRPC के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपका ज्यादा डेप्थ में ना आके जर्नल चीजों पे ज्यादा रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेंगे बड़े बेसिक्स है, लेकिन वो बेयर एक्ट में आपको मिले नहीं मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। चेंजेस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूं और बार बार यही बात कह रहा हूं आपको कि आपको चेंजेस पे ज्यादा ध्यान रखना है। चेंजेस मतलब जो नए अमेंडमेंट आए हैं उनमें क्या क्या चीजें आई हैं, नहीं क्या क्या नहीं आई, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। BNS आपका कितने मार्क्स का आएगा? BNS और CRPC मिला के, या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखना नहीं है सर प्लीज बिना देखे, बहुत ही गलत सर। हाँ जी मैम, सिलेबस तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए सर। तीनों क्यों? दो ही तो हैं, CRPC BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बताओ, आप भी अपने आप से जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, अपने आप से सोचो, रिमाइंड करो, रिमाइंडर में लाओ कि भाई क्या है, कितने मार्क्स का, कितने सर? 10 मार्क्स का मैक्सिमम जो आ रहे हैं ना, 10 मार्क्स का ही आएगा। कोई भी सब्जेक्ट मैक्सिमम जो एक सब्जेक्ट के मार्क्स है वो 10 है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेशियो गिरने लगता है, किसी में 8 है, किसी में 2 है, किसी में 6 है, वो अलग, लेकिन मैक्सिमम 10 है। आपका BNS हो गया, नहीं BNS आपका 8 नंबर का IPC। CPC आपका BNSS ये 10 मार्क्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ये मेजर सब्जेक्ट सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यार ये दो क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों में से आएगा। CRPC में भी आ सकता है और BNSS में से भी आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हम है ना, आज हम उन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जो जानता हर कोई है, पर कोई बात करना नहीं चाहता, पर कोई समझता नहीं है बात को। आज हम वो मेन बात करेंगे इसके अंदर। देखिए, या इधर चेंज करते हैं थोड़ा। जिसको रिटर्न करना है, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि नोट डाउन करने के लिए मना है। देखिए, CRPC आपको पता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक मैं सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, ये क्या होता है। देखो भाई, कोई पर्सन किसी के साथ अपराध कर देता है। आपको पता है यार इसने इसको मारा पीटा है, तो इसने कोई अपराध करा है, कोई ऑफेंस करा है। अब उसको कैसे सजा दिलाई जाएगी, कैसे क्या क्या कराया जाएगा? भाई पुलिस के पास पहले ले जाया जाएगा, या पहले थाने ले जाया जाएगा डायरेक्ट, या फिर कोर्ट ले जाया जाएगा, या भाई किस पर्सन के पास कैसे कब क्या ले जाया जाएगा, या अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आपको किसके पास जाना है, फिर उसके बाद वो किसके पास जाएगा, किससे मिलाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो पूरी बातें हैं, ये जो पूरा एक तरीके का प्रोसीजर है, ये आपको बताता है कौन? CRPC और BNSS। बहुत से लोगों को मैं लिख के दे रहा हूं, ये अगर पूछोगे ना तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगा, कॉमन मैन को। और अगर इसमें 1-2% हमारे वकील भाई भी हो गए तो मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है अगर उनको ये चीज भी नहीं पता होगी। तो मैं एक चीज बताता हूँ, पहले CRPC चलता था, ठीक है, 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से CRPC को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ला दिया गया, ठीक है।
अब इसकी बातें चल रही हैं, पुराने वाले केसों पे इसकी चल रही है। हालांकि कुछ मेजर स्मॉल मेजर नहीं, स्मॉल चेंजेस भी हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो बाद में। ठीक है, ये हो गया। तो भाई पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, आपको पहले पुलिस के पास जाना है, थाने जाना है, बेल कब लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, उसको सजा कैसे दिलानी है, ये पूरे प्रोसीजर की बात करता है हमारा सीआरपीसी कह लो या बीएनएसएस। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कहीं भी किसी को भी, और जो ऑनलाइन भी देख रहा है, कहीं भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझना है भाई पूछ लो ना, क्योंकि यही जरूरी टाइम है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। और अगर यहाँ नहीं हुए तो भाई अगर नहीं बोला तो फिर वो आपका लेना देना है उसमें, फिर मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें हम डेफिनेशन क्लोज की अगर बात करें कि भाई डेफिनेशन में क्या क्या है, तो मैं एक चीज बता दूं, जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हो या जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कोई भी एक्ट आपको पढ़ना है, आप बीएनएसएस ले लो, सीपीसी ले लो, इंडियन एविडेंस एक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी एक्ट अगर आपको पढ़ना है, सबसे पहली चीज आपको उसका डेफिनेशन क्लोज पढ़ना है हमेशा। कौन सा क्लोज पढ़ना है? डेफिनेशन क्लोज क्यों पढ़ना है? अब आप बोलोगे यार ये तो नई चीज बता रहा है, डेफिनेशन क्लोज क्यों पढ़ना है, बताओ। गलत। कभी भी डेफिनेशन क्लोज, सीआरपीसी की डेफिनेशन थोड़ी लिखे है डेफिनेशन क्लोज में, आपके हिसाब से मैडम ये है। आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट, बताओ सर। थोड़ा बहुत सही, हाँ जी। एनिमल एल्स, मैं बता देता हूँ, चलिए। डेफिनेशन क्लोज का वो जो एक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं, अगर जनरल टर्म में हम उन वर्ड्स की बात करें तो हो सकता है उसका सेंस कुछ और हो। आपको उस एक्ट को पढ़ते हुए उस एक्ट में जो कही बात को किस सेंस में लेनी है, वो डेफिनेशन क्लोज आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं छोटा सा। मान लो एनी मैन वर्ड यूज है, ठीक है, एनी मैन वर्ड यूज है। अब आमतौर पर मैन हम किसके लिए बोलते हैं? जेंट्स के लिए, मेल के लिए। अब मान लो वही क्लोज, अब डेफिनेशन क्लोज में वो कह रहा है अगर कहीं भी इस पूरे एक्ट के अंदर मैन वर्ड अगर मेंशन है तो वो मेल और फीमेल के लिए होगा। अब जनरल सेंस में अगर मैं आपको बोलूं यार ये तो मैन के लिए ऑफेंस लिखा हुआ है, तो आप तो बोलोगे यार आप तो गलत बोल रहे हो, ये दोनों के लिए कैसे, ये तो मैन के लिए है। बट आप, क्योंकि आप लॉयर हो एक, ठीक है, आपकी मेंटेलिटी अलग होनी चाहिए, तो उस एक्ट के डेफिनेशन क्लोज से आपको चीजें क्लियर होंगी। उस, क्योंकि एक वर्ड के क्या ही मतलब होते हैं आपको पता है, लेकिन उस एक्ट में उस वर्ड का क्या रोल है क्या नहीं है वो हमें डेफिनेशन क्लोज बताएगा। आईपीसी अगर आप खोलोगे ना तो उसमें सब मैन वुमेन सबकी डेफिनेशन मेंशन है। देख कैसे लगेगा यार ये क्यों लिख रखे बेवजह का टाइम खराब। इट्स नॉट अ टाइम खराब की नहीं है ये बात इसलिए क्योंकि आपको सेंस क्या लगाना है वहां से, अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है वो डेफिनेशन क्लोज बताता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी अगर आप को एक्ट पढ़ना है, अब आपको एक्ट पढ़ना है, अब कहीं पे मैन लिखा है, तुम्हारा तो रहेगा यार ये तो अपराध आदमी के बारे में बात कर रहा है, लेडी के बारे में ये अपराध तो बात ही नहीं कर रहा, फिर क्या कर लोगे? क्यों? बट दूसरा क्या रहा भाई डेफिनेशन क्लोज में लिखा हुआ है, जाके पढ़ ले पहले। आपने क्या गलती करी, आपने डेफिनेशन क्लोज देखा ही नहीं। अगर आपने डेफिनेशन क्लोज नहीं देखा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। समझ आ गया डेफिनेशन क्लोज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन्हीं डेफिनेशन क्लोज में से कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको सीआरपीसी समझने में से। हो सकता है आपके जो एग्जाम है ऑल इंडिया बार का, उसके अंदर भी ये चीजें आ जाएं। तो अब हम आएंगे फटाफट से, पहली जो चीज हम पढ़ेंगे, पहली हम चीज देखेंगे
बस मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। कोग्निजेबल ऑफेंस या फिर कोग्निजेबल केस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कोग्निजेबल केस, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, बताओ। कॉग्निटिव ऑफेंस जो होते हैं जो मतलब बड़े अपराध होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। हाँ चलो, ले सकते हैं आपका भी पॉइंट, हम कंसिडर करते हैं। और बताओ कोई। हाँ अरे अरे सर, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा। अच्छा चलो, ये भी संज्ञा अपराध। हाँ जी मैडम, कुछ कौन से उन वाले हैं, उन वालों ने, इन वालों ने, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज क्या है, बीएनएस में और इनमें कोई चेंज नहीं है, इस चीज को लेकर सेम है, इसलिए मैंने दो जगह जगह लिखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस का जो मैं यहाँ बताऊंगा ना, वही सेम इधर अप्लाई हो रहा है, इधर की जो बात है वो भी इधर अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब जो मैं बात बताऊंगा वो पॉइंट दोनों के लिए मान्य है, दो कोई चेंज नहीं है नए एक्ट में उसका। ठीक है, पहले चीज मैं बताता हूँ भाई, देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। ठीक है, देखो भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पनिशमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर की होती है, ये 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर की। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, 1 2 3 4 5, तो 3 साल नहीं, एक मिनट सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ईयर है पनिशमेंट के, ये ईयर है पनिशमेंट के। ठीक है, जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट या तो 3 होगी या फिर 3 साल से ऊपर की। ठीक है, 3 होगी या 3 साल से ऊपर की, वो होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। जिसकी पनिशमेंट 3 साल से नीचे होगी, 3 साल से नीचे, वो हो जाएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनरल सेंस में एक ये है। ठीक है, किसी को कोई इसमें दिक्कत ना समझ आया हो, आगे सर, किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल, 3 साल इंक्लूड है इसमें, ध्यान रखना। 3 साल अगर है तो आप इसको नॉन कॉग्निजेबल में नहीं लोगे, इसको आप कॉग्निजेबल में लोगे। 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंस है, 3 साल से नीचे वाले नॉन कॉग्निजेबल, और अगर 3 साल वाले ही हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस कह लो, केस कह लो, कुछ भी कह लो। पहला फर्क तो ये है। दूसरा फर्क है, जगह कम पड़ गई, ये आ गया ना, नोट डाउन कर लिया, किसी को करना है अगर कर लो, जल्दी करो। आप भी जो ऑनलाइन बैठा है भाई, अगर नोट डाउन करना है कर लो, सुनना है सुन लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अगर आपको BNSS अगर आप पढ़ रहे हो, बेशक आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम नहीं कर रहे हो, फिर भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, ध्यान रखना इसको।
सर हो गया आपका? ये सेम है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है बीएनएसएस में। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें, पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इन कोग्निजेबल ऑफेंस और अ कोग्निजेबल केस। पुलिस को यह अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ये वारंट कौन से वारंट की बात कर रहे हैं हम? कौन सा वारंट? किससे वारंट लेना पड़ेगा? कौन सा मजिस्ट्रेट? हाँ, नो, इट्स वेरी रॉन्ग। District magistrate don't have power this kind of to issue a warrant for that person. Judicial magistrate, district magistrate called as a executive magistrate. It's not a part of judicial or executive magistrate. ये DM, SDM वगैरह they are all come under in executive body, तो इनको executive magistrate बोला जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स में बैठते हैं। हालांकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट्स लगती हैं, लेकिन हम यहाँ जुडिशियल वर्क जो करते हैं, जो हमारे जजेस बैठते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ये वारंट वो इशू करेंगे। अब यहाँ पर तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कोग्निजेबल केस है। कहाँ वो वारंट लेना पड़ेगा? ठीक है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में। अब यहाँ कैन की जगह कैन नोट कर दो। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए चाहिए पुलिस को हर हाल में। ये किस में होता है? ये होता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कोग्निजेबल केस में। बीएनएस में सेम है, ये वाला भी, और जो मैंने आपको पहले बताया था ना वो भी। और ये जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरा आईपीसी जो बीएनएस हो गया और सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गया, इन सबको डिफरेंशिएट कर देता है यही। इतना बड़ा रोल है इनका, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको यहीं से ही शुरू करा है, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल केस। इवन एक इंटरेस्टिंगली बात मैं आपको बताता हूँ, पूरी बीएनएस उठा लो, पूरी बीएनएसएस उठा लो, पूरी आईपीसी उठा लो, पूरी सीआरपीसी उठा लो। एफआईआर वर्ड आपने सुना होगा, हालांकि मैं बीच में बोल रहा हूँ बट बोल देता हूँ। एफआईआर वर्ड आपने बचपन से सुना होगा, ठीक है। इन जितने भी मैंने नाम लिए हैं सब्जेक्ट्स के, इनमें एफआईआर वर्ड कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बड़ा शॉकिंग, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा, जब मैंने देखा, तब मेरे को पता लगा एफआईआर वर्ड इनमें कहीं भी मेंशन नहीं है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, हर केस में एफआईआर नहीं होती। हम कोर्ट चले जाते हैं, थाने चले जाते हैं, बोलते हैं एफआईआर करा दो, एफआईआर करा दो। इवन बहुत से
हैं ऐसे भाई भी हमारे जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि हर केस में एफआईआर नहीं होती। अगर एफआईआर नहीं होती तो फिर क्या होता है? गलत। कंप्लेंट एक अलग फैक्ट है मैडम, हर चीज को भी आप कंप्लेंट नहीं बोल सकते। लीगल नहीं सर, बहुत ही गलत है। एफआईआर तो फाइनल रिपोर्ट तो नहीं सर, तो बहुत ही गलत। आप भी जो ऑनलाइन देख रहा भाई बताओ, अगर एफआईआर नहीं, हर केस में एफआईआर नहीं होती, अगर नहीं होती तो एफआईआर के अपोजिट क्या होगी? अगर मान लो, फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ, 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, 3 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर, इस केस में एफआईआर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर कॉग्निजेबल केस। ठीक है, एफआईआर की जगह ये वर्ड होता है। अगर आप सेक्शन देखोगे ना, चाहे आप सेक्शन 154 देख लो सीआरपीसी का, या सेक्शन 173 देख लो बीएनएसएस का, वो एफआईआर के बारे में बात करता है, लेकिन वहां कहीं भी एफआईआर वर्ड मेंशन नहीं है। वहां वर्ड क्या मेंशन है? इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर केस। एक बार देख लेना, है आप पे, एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, ये एफआईआर का सेक्शन है आपका, यही कहता है एफआईआर के बारे में 173। ठीक है, यही आपके एफआईआर के बारे में कहता है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। अब 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर की जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट है उसमें तो चलो एफआईआर हो गई, अगर 3 साल से नीचे की है तो उसमें होगी नॉन कॉग्निजेबल। किसने बोला नॉन कॉग्निजेबल? बढ़िया, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल 3 साल से नीचे वाले की। तो आपने वर्ड सुना होगा, इसमें तो एनसीआर कट गई भाई, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सुना होगा रे, इसमें तो एनसीआर कट गई भाई। क्या एनसीआर क्या कट गई, क्या एनसीआर? तो इसलिए अब से कभी भी थाने में जाओ तो कोशिश तो एफआईआर कराने की ही करते हैं, लेकिन एनसीआर क्या आपको वो भी पता होनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर पुलिस स्टेशन बट फॉर कोर्ट, कोर्ट के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये इससे थोड़ा अलग था, लेकिन जब मैं ये बता रहा हूँ तो मेरे को ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाना पड़ा। हालांकि मैं बताऊंगा ये भी डिफ्रेंशिएट आपको बाद में कि एफआईआर और एनसीआर में क्या फ़र्क है। इसलिए हर केस में एफआईआर नहीं होती। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी यही है कि भाई हर केस में एफआईआर नहीं होती, ध्यान रखना। एनसीआर होता है अगर 3 साल से कम अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट है, 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर है तो उसमें फिर एफआईआर होती है। हो गया सर? सर
ये तो मैंने आपको बताया क्या, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब आप मेरे को बताओ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फर्क है। सुना होगा ना, कोर्ट वगैरह आप जाते हैं, आपने सुना होगा बात करते हैं कि भाई अरे तो बेलेबल है, अरे तो नॉन बेलेबल है। अवेलेबल जिसमें बेल मिल जाए, नॉन अवेलेबल जिसमें बेल ना मिल जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो ये भी डिफरेंस बढ़िया है। बट ये बड़ा कॉमन सा डिफरेंस नहीं है, ये तो लेमैन भी बता देगा, जिसकी अच्छी इंग्लिश है थोड़ा दिमाग लगा के वो भी बता देगा। फिर आप में और एक कॉमन मैन में क्या फर्क है, कैसे आप कर पाओगे डिफरेंशिएट। अवेलेबल जो अवेलेबल ऑफेंस में जैसे जो कॉग्निजेबल जितने भी ऑफेंस होते हैं अवेलेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो नॉन अवेलेबल और जो अवेलेबल है। माइट भी क्यों लग रहा है, श्योरिटी के साथ बोलो ना। श्योरिटी है। माइट भी नहीं, माइट भी तो आपको वो करिए कि आप तुक्का लगा रहे हो, इसका मतलब। देखो भाई सिंपल सी बात है, पेलेबल और नॉन पेलेबल ऑफेंस में क्या फर्क है। सबसे पहला वही सेम रूल चलेगा जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में करा है। नहीं ये पेलेबल है। कर दो रब, ठीक है। हाँ हाँ, पट अब इधर क्या सिचुएशन है बताओ। इधर तो सही है गुरु, अब इधर क्या हो गया। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, पीसी और बीएलएस। पनिशमेंट हो सकता है चेंज हो। लो है ये,
कहीं भी कुछ भी चेंज हो सकता है, बट उसका सेंस बनना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। बात खत्म। ओनली सेक्शन चेंज हुआ है ना, बाकी सेक्शन भी कॉन्सेप्ट तो तो सेम ही रहेगा सब पूरे में। सीआरपी की होती है, जो रॉबरी है वो रॉबरी है। नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देर इज़ अ बिग डिफरेंस। रॉबरी आप ऐसे थोड़ी कह दोगे रॉबरी, पनिशमेंट्स में बहुत चेंज हुआ है। बट यहाँ मैं पनिशमेंट्स को उस रिगार्ड में बात नहीं कर रहा ना कि रॉबरी की क्या, थेफ्ट की क्या, मर्डर की क्या। यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, नहीं है या नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कहीं मेंशन नहीं है ये 3 ईयर ये वो, बहुत जगह आप थोड़ा बहुत देखोगे, लेकिन एक माइंड सेट करने के लिए आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे होता है कि भाई कहते हैं नॉन बेलेबल है, आपने क्या फर्क बताया बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में, क्या बताया आपने अभी? इसमें बेल लग सकते, इसमें नहीं ले सकते। क्या भाई साहब इसमें बेल नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? मिलती है, क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती बेल? मिलती है, बट फिर तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। आपने क्या बोला, बेल इसमें मिल जाती है, इसमें नहीं। यही तो फर्क है एक लॉयर में और एक लेमैन में, एक जो आम आदमी घूम रहा है उसमें और आप में, यही फर्क है कि बेल यहां भी मिलती है, बट यहां डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कोर्ट का डिस्क्रिशनर है, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट की मर्जी है दे ना दे, बट इधर आपका राइट है, राइट है। बेल इज योर राइट, गेटिंग बेल इज योर राइट, बट इधर नहीं है। इधर डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, कि ऑनरेबल कोर्ट आपको बेल दे भी सकता है और बेल नहीं भी दे सकता। वो किस चीज पे डिपेंड होता है? किस चीज पे डिपेंड होता है? केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे वो बेस्ड होता है। यहाँ तो ठीक है, आपने सीधा देखा बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, क्या है? बेलेबल है, आप पहुंच गए जनाबी तो बेलेबल है, बेल दो। थाने से भी कई बार हो जाता है यार बेल दे दो तो बेलेबल है, आईओ साहब ने छोड़ दिया। बट भैया यहाँ थोड़ी है, हालांकि यहाँ भी कुछ कंडीशंस ऐसी आप बेल नहीं ले सकते। एक्सेप्शंस इज एवरीवेयर, कंडीशंस है उस एक्सेप्शन की। बट इधर डिस्क्रिशनरी पावर है सर कोर्ट की, आप इजली नहीं कह सकते कि जी वो नॉन अवेलेबल में मिलती नहीं है। मिलती है, लेते हैं लोग, क्यों नहीं लेते हुए। पर और ये इधर भी ये चीज इधर भी अप्लाई करती है सर, कॉमन चीज है। कितने ही एक्ट आ जाए, ये कॉन्सेप्ट है, ये इतनी छेड़ेंगे, ये छेड़ते संग्राम जो हो जाएगा। कर लो, ये भी नोट जरूरी है। bail matter is a right, but here bail matter is not a right, it's a discretionary of honorable court, whether court gives you bail or not. It is choice of court, not yours. इसलिए कई बार आपने देखा होगा बेलेबल नॉन बेलेबल पे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हुए कि इसको भाई किसी भी तरह से बेलेबल में लाओ। पुलिस वाले पे जब भी जाती है कोई भी कंप्लेंट,
तो कोशिश सामने वाली पार्टी ये करती है यार इसको यार ज़्यादा ग्रेव बनाओ, जो सफरर पार्टी होती है जिसके साथ ये घटना घटी है, ठीक है। और जिसने करी है वो सोचता है इसमें आए, हालांकि वो तो सोचता है केस ही ना हो, लेकिन कोशिश वो इधर करता है, इधर कोशिश वो नहीं करता, क्योंकि उसके पता है इधर आते ही तो भाई साहब ये हो जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और हर केस के अपने अलग अलग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसलिए बहुत से, अगर हम रेप केस की बात करें, बेल मिल जाती है, बहुत सौ को नहीं मिलती। कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। मिटा दूं, हो गया? ये हालांकि थोड़ा वो है, समझ जाएगा बंदा, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, लिखने की जरूरत ही नहीं। देखो भाई, ये सीरियस इन नेचर होते हैं और ग्रेव होते हैं, ये लेस सीरियस होते हैं, ठीक है, और ग्रेव भी नहीं होते। भाई पनिशमेंट से ही आपको पता लग रहा है। ज़्यादा पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि ऑफेंस घातक है, बहुत बड़ा ऑफेंस है यार, ठीक है। कम पनिशमेंट क्यों है? ऑफेंस है पर इतना घातक नहीं है। तो ये जो लेस सीरियस आप वर्ड कह लो जो आते हैं ये, ठीक है, ग्रेव कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? ये अंडरस्टैंड सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? कुछ किसी को नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब इसमें एक वही वाली बात है, अगर बेल वाली बात करें तो भाई बेल उसमें आप हक से मांग सकते हो, बट इसमें तो हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा, जनाब बेल दे दो, क्योंकि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें। यहाँ तो आप हक से मांग सकते हो, अरे जनाब बेल दो, मेरा राइट है, क्यों नहीं दोगे बेल आप? ये तो नो बेलेबल ऑफेंस है, पर यहाँ तो तुम हो जाओगे पूरे। क्या जनाब देख लो, गरीब है ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज पे। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ट्रायल कितने टाइप के होते हैं? कोई अगर अभी बता सकता है अभी बता दो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी एक बार गूगल कर लेना या देख लेना, कहीं से मिल जाएगा कितने टाइप के ट्रायल होते हैं। बताओ, किसी को कुछ याद हो अगर? चलो एक ही बता दो, ये मैं पर आज नहीं बताऊंगा, ये पहले मैं देखूंगा तुम ढूंढ के लाते हो या नहीं लाते। पर अगर किसी को अगर याद है, एक भी ट्रायल अगर कहीं आपने सुना हो। मैडम वो तो ट्रायल है। मैं आपसे टाइप्स ऑफ फूड पूछ रहा हूँ, आप कह रही हो जो हम कोर्ट में बैठ के लंच टाइम में खाते हैं वो भी तो खाने वही है, फूड ही है। मेरे को पता है वो ट्रायल है, कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ही चलता है, लेकिन टाइप्स क्या हैं? फूड के जैसे टाइप्स है, वैसे ट्रायल के टाइप्स क्या हैं? गूगल मत करो सर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ओके ओके, बस बस थोड़ी देर में फ्री होने वाले हो आप सब। ये ज़रा लिख लूँ मैं, आप भी ये लिख लो, इसको मैं रब नहीं करूँगा कल के लिए। हाथ पे मत लिखो मैडम, तो रिमाइंडर के लिए हाथ पे उसमें लिखो, टाइप्स ऑफ ट्रायल। सर अगर फिर भी गूगल कर लिया है तो बताना हो
ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायल। क्वेश्चन लग छोटा रहा है नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ट्रायल जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अगले एक पार्ट पे। देखो भाई, क्या है, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका? कोर्ट का बुलावा, कोर्ट में बुलावा। अब अब क्या हुआ? हाँ, अच्छा, यहाँ कोर्ट समन करके बुलाएगी, हैं? सेम चीज तो यही हुआ आपके हिसाब से मैडम? हाँ ना, एग्री करो ना, ठीक है। सॉरी, दूर दूर हो गया थोड़ा। अब ये क्या है? इसमें समन नहीं करेगी, इसमें नहीं बुलाएगी। क्या डिफरेंस है? एक में कोर्ट बुला रही है तो प्रोसीडिंग, 5 ईयर। हाँ ना एक मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट बुला रही है आपको, जो आपके अगेंस्ट में केस हुआ है उसको प्रोसीडिंग को ज्वाइन करने के लिए, और दूसरा कि सीधा अरेस्ट वारंट निकाल। जी नहीं, अरेस्ट वारंट भी नहीं होता, वो एक तरीके से वार्न कर रही है कि आप आओ, अदरवाइज यू क्यों पाए समन के द्वारा वो नहीं होगा समन क्या? हाँ बोलो। बुला रहे ना उनको, तो वारंट में नहीं बुलाएंगे, और ये तो कहीं नहीं लिखा सीधा वारंट निकाल दो उसके खिलाफ। नहीं सीधा वारंट नहीं निकाल सकते ना, पहले समन तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो यही कहानी चल रही है फिर। नहीं। क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं चल रही? सम्मान में एब्सेंट है तो इसलिए वारंट कट जाता है। हाँ, सम्मान में अगर नहीं अगर आया अब तो से वारंट निकाल then देंगे। वो वारंट होगा बेसिकली, और वारंट में? एंड सेकंड इज वारंट, और वारंट में सीधा वारंट निकाल देगा? वारंट वारंट कैंसिल कराने की उसको ऑप्शन होता है। नहीं सर, आप नहीं, गलत, थोड़ा गलत जा रहे हैं। यहाँ मैं जर्नल समन या वारंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मैं केस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके भी मैडम को एक हिंट दिया था हल्का सा, ऐसे करके, ठीक है। इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन समन ओनली वारंट, समन केस है सर, वारंट केस है। ठीक है सर। ट्रायल चलते हैं सर, समन और वारंट केस के अलग अलग ट्रायल चलते हैं, ठीक है। समन ट्रायल कब चलेगा, वारंट ट्रायल, ये एक ट्रायल है। इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन ओनली समन और वारंट, वो चीज़ अलग है। वो भी बोल रहे हो जनरली सेंस आप लगा रहे हो वही आएगा बन के, लेकिन यहाँ फ़र्क है सर, केस की ट्रायल की बात चल रही है। मैंने आपसे टाइप्स ऑफ ट्रायल पूछा ना, आप ये तो सोचते कि मैंने अभी क्यों पूछा वो। एक चीज़ मेरे को याद दिलाना, मैं आपको ना पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, जनरल प्रोसीजर। कि कोई केस कैसे होता है, क्या क्या उसमें स्टेजेस आती हैं, क्या क्या होता है, वारंट में करना क्लियर है। ठीक है। वो तो आप सर डेफिनेशन में चले गए, आप पनिशमेंट में चले गए, पनिशमेंट आप पनिशमेंट के व्यू से डिफरेंशिएट कर रहे हो। टाइप्स ऑफ ट्रायल है मैम, ठीक है।
समन ट्रायल किन केसेस में चलेगा? जिस ऑफेंस की पनिशमेंट टू ईयर या लेस देन 2 ईयर है। हर जगह बेलेबल नॉन बेलेबल थोड़ी चलेगा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं चलेगा ना। जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम है वहां सर समन केस में चलता है। ठीक है सर। वारंट केस में कब चलेगा? जिस ऑफेंस की पनिशमेंट सॉरी मोर देन 2 ईयर। जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है वो ठीक है। आइए समझ, यहां पर ये सिचुएशन सेम है। BNSS में ये सिचुएशन सेम है, देयर इज नो चेंज। दुनिया देखने में लगी कुछ अजीब तरीके की, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं हमारे देखने के अलग अलग चीजों को। हम किस चीज को क्या, इसलिए मैंने पहले समन लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता था आप उस तरीके से सोचो, इस तरीके से ना सोचो, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है, यही आप में और एक नॉर्मल आदमी में फर्क है। ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे। एक चीज और आप देखो ध्यान से जरा, समन केस समन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस। समन केस आया कोर्ट में, समन ट्रायल आया, जज साहब को भी फिर लगा देख के, यार ये तो वारंट केस हो सकता है, ये तो वारंट केस हो सकता है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है वारंट केस में। लेकिन वारंट केस समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर पनिशमेंट आपको कितनी बताई थी मैंने, 2 ईयर या फिर 2 ईयर से भी कम वाला हो गया ना, तब ये नहीं कि आप उसको समन केस में ले जाओगे। ट्रायल तो चलेगा जी वारंट केस के अकॉर्डिंग। लिखो लिखो लिखो, रबिट कर दो रब। एक लास्ट डिफरेंस,
यहाँ सिचुएशन बदली कुछ, यहाँ भी सिचुएशन सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और, समन केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मैंडेटरी नहीं है। चार्ज फ्रेम होते हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वारंट केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मैंडेटरी है। क्या होता है, अगर इस वाले में जनरली तौर पर बुलाकर बता दिया जाता है या बाय नोटिस उसको बता दिया जाता है कि भाई ये है, ऐसे ऐसे है आपके खिलाफ सीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना मैंडेटरी है। डन। तो थोड़ा टाइम की वजह से, क्योंकि अच्छा खासा टाइम इसमें हमारा लग गया है, तो इस वजह से ये क्लास हमें यहीं पर एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जो हैं हमारे भाई लोग थोड़ी दूर दूर से आते हैं, उन्हें घर भी जाना पड़ता है। तो आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, होपफुली आपको समझ आई होंगी चीज़ें सारी। कोई अगर चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, हम बता देंगे उसका टाइम पे आपको।